आज की जो हमारी क्लास है, आप सभी को पता है, आप लोगों के कॉलेज में सेशनल टेस्ट होने वाले हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग आएंगे 25 क्वेश्चन। तो जहां से भी आपको दो चैप्टर आएंगे, तो उस दो चैप्टर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करना है। एमसीक्यू क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक जो भी दोनों के फॉर्म में आएगा। तो पहली क्लास में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय अ बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट व्हेन लोड इज एक्सटेंडेड। तो कौन सा आप मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, कब मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है? तो मैंने आपको बताया था, कहीं भी वर्ड आ जाए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम वर्ड आ जाए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, अब मैक्सिमम लोड आ जाए तो आपका क्या आएगा? प्रूफ रेजिलेंस, प्रूफ आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम वर्ड आ जाता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, तो आपका प्रूफ रेजिलेंस। नॉर्मल स्ट्रेन एनर्जी आएगा तो रेजिलेंस कहलाएगा, लेकिन जब वर्ड आ जाए मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी तो आपका आ जाएगा प्रूफ रेजिलेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, प्रूफ रेजिलेंस। नेक्स्ट बात करें हम, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी में बी डिफाइंड एज वर्क डन। तो क्या कोई बॉडी के ऊपर आप वर्क डन अप्लाई करते, जब स्ट्रेन एनर्जी लगाते हैं तो वर्क डन अप्लाई होता है। तो कोई बॉडी के ऊपर आप काम करते हैं, मान लिया कोई इसके ऊपर पुश करेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, तो आपका ये भी होगा। टू रजिस्ट एलोंगेशन, ये आपकी लेंथ भी बढ़ सकती है या घट भी सकती है। रजिस्ट कह रहा है तो मतलब क्या है? लेंथ ना बढ़े, मतलब आपको दोनों तरफ से क्या है, आप कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं, तो लेंथ क्या होगा? रजिस्ट करेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा नहीं। दूसरा रजिस्ट शॉर्टिंग, तो शॉर्टनिंग भी नहीं होगा। तो ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑल ऑफ दिस। कोई भी स्ट्रेन एनर्जी के ऊपर आप कोई भी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपका डिफॉर्म भी करता है, रजिस्ट भी करता है, साथ में क्या है आपको शॉर्टनिंग भी होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, स्ट्रेन एनर्जी इज गिवन बाय। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्ट्रेन एनर्जी का आपको फॉर्मूला आपको बताया था, क्या होता है आपका? हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सेकेंड। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेन इंटू में वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह पे क्या कहते हैं, ऐसे ही बोल सकता है, एरिया इंटू में लेंथ, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, एरिया इंटू में लेंथ, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी आपका आ सकता है। नेक्स्ट बात करें हम, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सभी को पता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का आपका वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, लेकिन कौन सा वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं? तो प्रूफ रेजिलेंस अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रूफ रेजिलेंस अपॉन में वॉल्यूम। अब स्ट्रेन एनर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस की वजह से, आपको पता है शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। ध्यान दीजिए, हम शियर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो फॉर्मूला आप कोई भी ड्राइव करेंगे तो उसमें क्या है, तो उसमें क्या है आपका, तो उसमें क्या है आपका जो है टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो शियर स्ट्रेस को हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो सिंपल जो फॉर्मूला आपका आता है इसमें, स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, तो इसका क्या आएगा? टाउ स्क्वायर अपॉन में 2g इनटू में वॉल्यूम। जी क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इस तरह से आप फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है इसके ऊपर। तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स नॉर्मली आप कर ले। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी का आपका रेजिलेंस चैप्टर का था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है आपका, क्या है आपका? स्ट्रेस और स्ट्रेन के ऊपर। अब इसके ऊपर हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो यहाँ हम देखें, यहाँ पर जितना इस क्लास में कवर हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। तो कोई भी डिफॉर्मेशन होता है, मतलब चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, तो क्या होता है आपका? स्ट्रेन। इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन कहिए या फिर चेंज इन डायमेंशन कहिए, बात एक ही है। चेंज इन डायमेंशन अपॉन में पर यूनिट लेंथ या चेंज इन लेंथ अपॉन में पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रेन। अब ऐसे ही पूछ लेगा कि व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है? तो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो इसकी क्या होती है? यूनिटलेस क्वांटिटी। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है? एमएम या मीटर, और इसकी भी लेंथ, तो ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा इसका? नो यूनिट। स्ट्रेन हैज नो यूनिट या फिर यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है,
ऐसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग, तो कोई भी पार्ट हो आप खींच रहे, बहुत ज्यादा खींच रहे, ध्यान दीजिए, कोई भी पार्ट है आप एक्सिस मात्रा में आप खींच रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में खींच रहे, तो क्या होगा, आप खींच रहे हैं तो क्या होगा इसके अंदर, तो प्लास्टिक स्टेट आ जाती है। मतलब खींचते जा रहे लेकिन टूट नहीं रहा है। कोई भी ऐसा रबड़ है, खींच रहे बहुत खींच रहे, लेकिन फिर भी टूट नहीं रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। इसे हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां पर, द परसेंटेज एलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया डिपेंड अपॉन। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कोई भी चीज को आप जो है कितना आप टेंसाइल कर सकते हैं, या सेकंड थर्ड क्वेश्चन है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है जिसको आप खींच सकते हैं, सबसे ज्यादा इलास्टिक कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो आप, कई लोग क्या कहेंगे, रबड़। तो रबड़ आपका गलत आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, रबड़ आपका मोर इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक आपका, इलास्टिक का मतलब ये नहीं कि कितना खींच ले, इलास्टिसिटी का मतलब ये खींचने के बाद दोबारा से पहली स्थिति में आ जाए। तो रबड़ ना होके आपका आंसर क्या होगा, स्टील। ये आपका ध्यान रहे, तो इसका आंसर आपका होगा स्टील। ग्लास साफ करेंगे तो टूट जाएगा, ग्लास को आप खींच नहीं सकते, टूट सकता है, बहुत हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, तो ये आपका आंसर क्या आएगा इसका, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, परसेंटेज एलोंगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया डिपेंड अपॉन। तो परसेंटेज रिडक्शन या परसेंटेज एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपका जो है कोई मटेरियल है, आप डक्टाइल, एक डक्टिलिटी होती है, एक मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब आप खींच सकते हैं बहुत ज्यादा, वायर की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ एबिलिटी डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ का आंसर क्या आएगा आपका, बी, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बीटन और रोल्ड इनटू थिन शीट। किसी को पतली चादर में कन्वर्ट करना। तो मैंने कहा डक्टिलिटी को हमने वायर में कन्वर्ट करते हैं, और चादरों को कन्वर्ट करने के लिए हम मेलेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो गोल्ड है, गोल्ड या सिल्वर जो है आपका बहुत ज्यादा आपका डक्टाइल और मेलेबिलिटी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन गए, स्ट्रेस की यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को आप फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, लोड अपॉन में एरिया। तो लोड या फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना हो कि आपका पास्कल हो ऑप्शन में, तो वो भी आंसर सही है। ठीक है, या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ये भी चलेगा। पास्कल बोलो या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बात एक ही है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल को आप निकाल सकते हैं। क्या लिखा है, अब लोड ऑफ 1 किलो न्यूटन एक्ट ऑन अ बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो लोड दिया हुआ है आपका, पी आपका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। द स्ट्रेस डेवलप इन अ बार, तो स्ट्रेस में कितना डेवलप हो रहा है, तो आप फॉर्मूला आप नॉर्मली आप निकाल सकते हैं, क्या होता है, लोड अपॉन में एरिया, पी अपॉन में ए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो है करेंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे। 1 किलो न्यूटन का मतलब क्या होगा, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन अपॉन में इसको डिवाइड करेंगे तो न्यूटन में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर में आपका क्या होता है, 10 mm के बराबर है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 mm, 100 mm स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्या आएगा, यहाँ पर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 80, है ना। तो यहाँ पे लोड क्या होगा, P अपॉन में A, तो लोड आपका 1000 हो गया, अपॉन में 80 कर ले तो कितना आ रहा है, देखें तो 12 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 7 का आंसर, 0 से 0 कट गया, 25 4 से करेंगे तो क्या होगा, 25/2,
तो 25 का हाफ क्या होगा 12.5, 12.5, 12.5 होगा तो इसका आंसर क्या होगा 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा 12.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसी तरह से आप जो है और भी ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार की लेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेस आपको निकालना है, ठीक है। चेंज इन लेंथ दिया हुआ है इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ई दिया हुआ है। तो आपको पता है क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली, हुक्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या होता है आपका, हुक्स लॉ का स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप प्रोपोर्शनेट साइन हटाते हैं तो क्या होता है ई, कैपिटल ई, ठीक है। और ये सिग्मा, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे एल, डेल एल अपॉन में स्मॉल एल निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको सिग्मा की वैल्यू निकालनी। तो इसमें जो है इस फॉर्मूले में जो है आप जो है इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में डेल एल मतलब चेंज इन लेंथ कितना है 120, तो 120 डिवाइड बाई 120 कर देंगे, इंटू में अब अपॉन में लेंथ है, लेंथ कितना है 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये ध्यान दीजिए, अब यहाँ 10 की पावर 5 है, ध्यान दीजिए कितने जीरो हो गए, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब नीचे कितने जीरो हो गए, 2 और एक 3 जीरो हो गया, है ना। नीचे आपका कितना जीरो हो गया, यहाँ देख रहे हैं ऊपर जो है 10 की पावर 5 बचा, और नीचे कितने जीरो हो गए, 2 जीरो ये हो गए और 1 जीरो ये होगा, तो 10 की पावर कितना बचा 3। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर 2 मतलब 100। क्या आएगा आपका आंसर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बात करें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच ड्रॉन इन अ स्मॉलर सेक्शन बाय अप्लाइंग टेंसाइल लोड। तो क्या होगा स्मॉल ड्रॉन मतलब क्या है, आप ड्रॉन करने का मतलब क्या होगा, मतलब ड्रॉन का मतलब क्या होता है, आपको वर्ड है ड्रॉन, तो मतलब किसी को चीज को आप क्या है कोई भी एक स्मॉल सेक्शन में बहुत पतली चादरों में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है डक्टिलिटी, है ना। किसी भी चीज को आपको पतली ड्रॉन मतलब एकदम तार में कन्वर्ट करना आपका क्या कहलाता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इट इज कॉल्ड आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम, कोई ऐसा मटेरियल जिसका जो है सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, लेंथ विड्थ फोर्स भी लगा रहे हैं, सारा चीज सेम है हर मटेरियल का, तो हम उसको आइसेंट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, जैसे कोई भी मेटल ले, उसकी लेंथ भी वही है, डेंसिटी भी वही है, मेलेबिलिटी भी उतना ही कर रहा है, तो उस प्रॉपर्टी उस मटेरियल को कहते हैं आइसेंट्रोपिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। तो ऐसा स्ट्रेस कोई मटेरियल है उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा एक्सिस मात्रा में स्ट्रेस कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा यील्ड पॉइंट तक हम चले जा रहे हैं, तो स्ट्रेस कर रहे हैं। तो आप जो भी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, तो जो भी आपको रेफर करने के लिए आप जो स्किलवे चैनल पे जाकर जो जो पढ़ाया है मैंने टॉपिक, वहां से आप सारा जो है पिछले टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट में मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम डाला है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए WT डाला है, तो वहां से आप सारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वहां से क्लियर हो जाएंगे। MCQ करने का तब फायदा होता है जब सारे आपके थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो। ये देखा जाए MCQ क्वेश्चन जो है या तो बहुत ज्यादा टफ पढ़ते हैं या फिर बहुत ही आसान। रिटर्न में आप लोग थोड़ा बहुत लिख के आप मार्क्स गेन कर लेते हैं, 5 में से 2 नंबर 3 नंबर मिल जाता है। MCQ में क्या होता है या तो सही होगा या फिर गलत, 100% रिजल्ट आता है उसमें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ ब्रिटल मटेरियल हैज, ऐसा ब्रिटल मटेरियल, उसमें ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, तो ब्रिटल मान लिया कोई लकड़ी है उसको तोड़ रहे हैं, पत्थर है, तो पत्थर है तो उसको आपको क्रैश कर रहे हैं, तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होती है, सीधा फोर्स लगा एलोंगेट नहीं होगा, मतलब एलोंगेशन नहीं होगी, एकदम जैसे तोड़ा तो एकदम टूट जाता है, क्रैक आ जाता है, तो उसमें कोई भी इलास्टिक लिमिट नहीं होती, कोई भी मतलब प्लास्टिक सिटी नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा नो प्लास्टिक जोन।
इसका आंसर क्या आएगा, नो प्लास्टिसिटी। जो हार्ड मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिसिटी का गुण नहीं होता है। प्लास्टिसिटी क्या होती है, जब भी किसी को बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते, फोर्स को हटाते तो वापस से दोबारा से इनिशियल साइज में नहीं आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। अगर आ जाता है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है, तो उसमें आता ही नहीं है ना। ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिसिटी का नहीं होता है, वो सीधा कोई जोन वोन नहीं होता, सीधा डायरेक्ट टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दिखा है कि हाँ क्रैक आ रहा है या ऐसा कुछ, डायरेक्ट टूट जाता है। तो ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे। हुक्स लॉ होल्ड ऑन गुड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ तक फॉलो करता है, तो मैंने कहा था हुक्स लॉ आपको क्या होता है, आपको स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये किसको क्या कहते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हुक्स लॉ कहाँ तक ओबे करता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक ही ओबे करता है, इससे ज्यादा ओबे नहीं करता है। वो फिर प्लास्टिसिटी, फिर और आगे करेंगे फोर्स तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी तक चला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ ही गया कि व्हाट इज यूनिट ऑफ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की क्या होती है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कई बार जो है आप जो है एग्जाम आपको, आप लोगों का कैंपस इंटरव्यू होता है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको फंसाने के लिए, ठीक है, तो ऐसी चीजों से बचना होता है, इसको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें यहाँ पर, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बार, यहाँ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बार ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई ड्यू टू टेंसाइल लोड। तो अब आपको जो है एक रिलेशनशिप बता रहा है, ये फॉर्मूला ऑप्शन में देख रहे हैं, एक रिलेशनशिप बता रहा है। तो रिलेशनशिप में आपको प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होता है, लोड अपॉन में एरिया, स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। प्रोपोर्शनेट साइन हटाते हैं तो क्या होता है, ई आता है, कैपिटल ई, एप्सिलॉन होता है सिग्मा। अब आपको क्या कह रहा है कि सिग्मा की शेप में आपको देना है, मान लीजिए इसको जो है डेल आपको निकालना है, आपको जो है इंक्रीज इन लेंथ निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या इंक्रीज इन लेंथ निकालना है फॉर्मूले में, तो आपको पता है। अब यहाँ पे सिग्मा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, पी बाई ए, तो यहाँ पी बाई ए लिख दीजिए इक्वल, यहाँ ई है ही, ई रख ली। डेल एल क्या हो आपका, एप्सिलॉन क्या होता है, डेल एल बाई एल, तो डेल एल बाई एल। अब आपको डेल एल निकालना है तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है आप इसको जो है आपको यहाँ पे कांस्टेंट रखें। अब इन दोनों को क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा यहाँ पे P इंटू में L अपॉन में ए ई। तो डेल एल का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू में L अपॉन में ए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आपका, इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो इस तरह से आप फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन को से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको हम जो है पॉइजन रेशियो से डिनोट करते हैं, इसको एम बोल लीजिए या कई बार 1/m लोग बोल देते हैं, कोई म्यू बोल देता है, तो इसे डिनोट करने का तरीका है, पॉइजन रेशियो का डिनोट करने का तरीका है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइजन रेशियो। अब क्या कह रहा है, अब MLT यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का आपको फॉर्मूला निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको सारी चीजें पता हो, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ई इलास्टिसिटी, ध्यान दीजिए ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई आपका होता क्या है, तो यहाँ पे आपको पता है, आपको मैंने अभी बताया था कि आपको स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन आपको फॉर्मूला पढ़ा था हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जब प्रोपोर्शनेट साइन लगाते तो ई आता है एप्सिलॉन सिग्मा, ठीक है। अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई को यहाँ रखा तो आप क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ठीक है, ये आ गया। आप सभी को पता है स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू में स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, तो यहाँ पे कोई भी यूनिट मतलब 1। अब ये हो गया, अब इसको जो है न्यूटन, अब न्यूटन है मतलब तो फोर्स की यूनिट है, ठीक है, ध्यान दीजिए
फोर्स जो है आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू में एक्सीलरेशन। अब मास को आप किससे डिनोट करते हैं, लेंथ से तो नहीं करेंगे, के से डिनोट करें, केजी है, तो इसको जो है आप एम हो गया मास, मास को हम एम से डिनोट करते हैं इनटू में। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। तो वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एल टी माइनस वन, लेकिन एक्सीलरेशन हो जाता है तो एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है आपकी, एम एल टी माइनस और मास इनटू डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ा है जी हमने जी, ध्यान से नहीं। एम एल टी माइनस टू। तो यहाँ देखिए, तो न्यूटन की वैल्यू क्या होगी, एम एल टी माइनस टू अपॉन में, यहाँ मीटर का स्क्वायर है ना, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका मीटर का स्क्वायर है तो आपका क्या होगा एल टू, तो लेंथ मीटर क्या होगा आपका एल टू, तो एल ये वन है एल टू है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसको ड्राइव करते हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक ऐसी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हम किसे कहते हैं। इलास्टिक बॉडी का मतलब क्या है, जैसे ये बॉडी है, एक फोर्स है, हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से दोनों तरफ से हमने टेंसाइल फोर्स लगाया, तो क्या हुआ आपका खिंच गया, ठीक है, अभी भी फोर्स लगा रहे। अब जैसे ही हमने क्या है फोर्स को हटा दिया, जैसे ही हमने क्या है फोर्स को हटा दिया, जैसे ही हमने क्या किया फोर्स को हटा दिया, तो क्या होगा वापस ये अपनी इनिशियल स्टेज में आ गई, ये इनिशियल स्टेज में फिर से दोबारा से आ गई, तो आपका कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया, तो आप जो कह देते हैं इसको इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, रिकवर्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मिंग, फोर्स इज रिमूव। तो फोर्स को रिमूव करने के बाद जो भी चेंज पहली स्थिति में आ जाती है उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे आपका स्टील हो गया, क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है स्टील ज्यादा इलास्टिक है या फिर आपकी रबड़, तो आपकी स्टील है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोर इलास्टिक कौन सा है, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, पॉइजन रेशो, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशो डिपेंड अपॉन। तो पॉइजन रेशो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो पॉइजन रेशो आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ टेस्ट पीस स्पेसिमेन। तो कौन सा आप मटेरियल ले रहे हैं, डक्टाइल मटेरियल, हार्ड मटेरियल, ग्लास ले रहे हैं, रबर ले रहे हैं, स्टील ले रहे हैं, तो मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो आपका जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये आपका मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन से मटेरियल का। हर मटेरियल की अपनी अलग अलग पॉइजन रेशियो होती है, इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, सबकी अपनी अलग अलग क्या होती है कैपेसिटी होती है, लोड झेलने की, टफनेस, सारा हार्डनेस अलग अलग होती है। एल्युमिनियम की अलग हार्डनेस होती है, स्टील की अलग होती है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है मटेरियल ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, व्हेन अ सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टेंजेंटली टू द एक्शन द स्ट्रेस इज प्रोड्यूस। अब ये क्या कह रहा है कि कोई भी फोर्स हम लगा रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो ध्यान दीजिए, एक जो है आपका मैंने बताया, ये देखिए कोई आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपकी बॉडी इधर से नीचे से फिक्स कर दिया है, ठीक है, अब इसको कह रहा है इक्वल एंड अपोजिट, तो आप इक्वल एंड अपोजिट करेंगे, तो एक को आपने इधर से फोर्स लगाया है, दूसरे को इधर से आप मान लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होगा हल्का सा टिल्ट हो जाएगा। एक को आपने इधर से फोर्स लगाया, दूसरे को इधर से फोर्स लगाया, तो क्या होगा आपका टिल्ट हो जाएगा। तो ये टिल्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका शियर, बीच में क्या होगा आपका शियर जनरेट होगा, तो आपका जो प्रोड्यूस होगा स्ट्रेस उसको शियर स्ट्रेस कहते हैं, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होता है, शियर स्ट्रेस। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो डायमेंशन लॉस क्वांटिटी हो या नो यूनिट, तो कौन सा होता है आपका स्ट्रेन, तो इसका आंसर क्या आएगा स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें यहां पर, परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, परसेंटेज एलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेशन ऑफ, मतलब क्या है किसी के ऊपर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो एलोंगेट कर रहा है, बहुत ज्यादा एलोंगेट कर रहा है, तो
उसको क्या कहते हैं। ध्यान दीजिए इस वाला क्वेश्चन जो है आपका 21 वाला जो है, ध्यान दीजिए 21 वाला स्टेन तो होता ही है, लेकिन आपका पॉइजन रेशियो भी होता है, क्योंकि आप लोगों ने पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था, लेटरल स्टेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्टेन। तो स्टेन बाय स्टेन है, देख रहे हैं स्टेन बाय स्टेन है, तो दोनों नो यूनिट है। लेटरल स्टेन पॉइजन रेशियो फॉर्मूला क्या है, लेटरल स्टेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्टेन। तो स्टेन बाय स्टेन है, तो जब स्टेन की कोई यूनिट नहीं होती है तो पॉइजन रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती। तो इस वाले का आंसर आपका स्टेन भी है और आपका क्या है पॉइजन रेशियो, मतलब बोथ है, बोथ ए बी एंड सी। तो पूरा ऑप्शन देख के चलें, मैंने केवल स्टेन देखा था, तो पूरा ऑप्शन को पढ़ेंगे, ए है, बी है, सी है। तो इसका आंसर आपका 21 का आएगा बी, बोथ। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम 22 का। तो यहाँ कोई भी चीज आप एलोंगेशन कौन सा मटेरियल एलोंगेट होगा, एलोंगेट मतलब क्या हुआ, मान लिया इसको आपने फोर्स लगाया है दोनों तरफ से, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, अब ये लेंथ होगी, पहले इसकी लेंथ एल होती है, अब जो है इसका लेंथ एल एफ होगी, मतलब कुछ ना चेंज हो गया। तो किसी की भी लेंथ बढ़ेगी तो कहूंगा क्या होगा, उसका डक्टाइल मटेरियल होता है। डक्टाइल मटेरियल की लेंथ बढ़ती है, मतलब वायर में आप कन्वर्ट करते, किसी भी चीज को कॉइल को लेंगे आप खींचेंगे तो क्या होगा, वायर में कन्वर्ट होती है, तो आपका क्या होता है डक्टिलिटी। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस इज अपोजिट टू। तो ब्रिटल मटेरियल किसके अपोजिट होता है, ब्रिटल मटेरियल आपका किसका अपोजिट होता है, जो टफ मटेरियल होता है, जो बहुत ज्यादा टफ। ब्रिटल मतलब क्या होता है, टूट जा, बहुत फोर्स मार लगाएंगे तो टूट जाए। जो टफ मटेरियल होता है, जैसे आप लोग जिम करते भैया, वैसे दुबला पतले को मार दोगे तो वही खत्म है। जिम विम जा रहा है आजकल, कई बच्चे लॉकडाउन में जिम कर रहे हैं, तो अब उन्हें घुसा मारो तो भैया उन्हें ले तो वो डेली का रूटीन हो गया है ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो काफी उनकी मसल्स क्या हो टफ हो गए है ना, अंदर से स्ट्रांग हो गए। तो आपका ब्रिटल मटेरियल क्या अपोजिट क्या होता है, टफ मटेरियल। वह दुबले पतले को मार दिया, पता चला छाती में उसके हड्डी पतली पूरा तोड़ दिया, एक्सरे पता करा कि भैया इनके क्रैक आ गया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मली कहलाता है। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल जो आपका टफ मटेरियल है, अपोजिट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, इफ द स्ट्रेस इज 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, E इक्वल टू 2 इंटू में 10 की पावर 5। अब स्ट्रेस दे दिया, स्ट्रेन निकालना है, तो आप सभी को पता है E यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब आपको पता है इसने स्ट्रेस दिया है, कितना दिया आपको, अब स्ट्रेन निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो स्ट्रेन निकालने के लिए सिग्मा अपॉन में E। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है 100, अपॉन में E की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में 10 की पावर 5। अब यहाँ पे मान लिया 100 है, अब 100 है यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 2 से आप डिवाइड कर दे, काट दे, तो कितना आ जाएगा 50, 50 बाई 10 की पावर 5। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ 5, अब इंटू में 10, अब यहाँ 10 की पावर 5, तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 10 की पावर -5, क्योंकि 5 बाई 10 की पावर 4 बचेगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 इंटू में 10 की पावर -4। तो इसका क्या आंसर आएगा 24 का आंसर क्या आएगा ए, 10 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर -4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर, द लिमिट बियॉन्ड टू मटेरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिसिटी। ऐसा मटेरियल जो इलास्टिसिटी को फॉलो नहीं करता है, ऐसा मटेरियल जो इलास्टिसिटी को फॉलो नहीं करता है, उसको इलास्टिक लिमिट तक ही केवल फॉलो करता है।